क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। अर्थशास्त्र का पेपर है प्री बोर्ड का, जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 329 BBY अर्थशास्त्र के पेपर का पेपर कोड है, इसको आप देख लीजिए। सभी स्कूलों में यही पेपर आया है, आपके एग्जाम में भी यही पेपर पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। निर्देश में है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 बहुविकल्पीय है और प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। तो सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, मक्खन की कीमत में कमी से ब्रेड की मांग में होगी। कमी होगी, स्थिर रहेगा, वृद्धि होगी, इनमें से कोई नहीं। तो जब मक्खन की कीमत में कमी होगी तो ब्रेड की मांग में वृद्धि होगी। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, पूरक वस्तुओं के संबंध में अनादिमान वक्र का आकार होता है। यू होता है, भी के आकार का होता है, यल के आकार का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यल के आकार का होता है। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कुल उत्पाद अधिकतम होगा जब एमपी बराबर 0। बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एनएनपी होती है। एनएनपी क्या है? जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी प्लस जनसंख्या, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो एनएनपी होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, C बराबर 100 प्लस 0.75y। तो गुणक का मान क्या होगा? इसका गुणक का मान होगा 4। 6 नंबर है, किसी देश की आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। तो किसी देश की आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग घट जाती है। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को रोकने हेतु रेपो टेप बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, स्थिर रखी जाती है, मुद्रास्फीति को प्रभावित नहीं करती है। तो मुद्रास्फीति को रोकने हेतु रेपो टेप बढ़ाई जाती है। आ ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीएसटी है, क्या है? आयकर है, निगम कर है, वस्तु एवं सेवा कर है, बचत कर है। तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय होती है। क्या होती है? C प्लस आई, C प्लस आई प्लस जी, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, C प्लस आई प्लस जी प्लस एम। तो बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? लोक वित्त, मुद्रा एवं बैंकिंग, विदेशी विनिमय, मांग का नियम। मांग का नियम अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तीसरा प्रश्न 3 नंबर मिलेंगे आपको और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी एक इकाई के बजाय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है, जैसे कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग और सामान्य कीमत स्तर। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य तथा गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का आकार कैसा होता है? सामान्य वस्तुएं, इनका मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल होता है। गिफिन वस्तुएं, इनका मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर धनात्मक ढाल होता है। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी क्षैतिज रेखा होता है। इसे पूर्णतया लोचदार मांग वक्र कहते हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी कहते हैं। सरल शब्दों में, जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह उस बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा खर्च करता है, यह एमपीसी बताता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। तो मुद्रा के प्राथमिक 2 कार्य निम्नलिखित हैं। विनिमय का माध्यम, मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री का आसान बनाती है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और उससे अपनी ज़रूरत की दूसरी वस्तु खरीद सकता है। मूल्य का मापक,
मुद्रा का उपयोग सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए किया जाता है, जैसे हम किसी वस्तु की कीमत रुपयों में व्यक्त करते हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, कुल परिवर्तन लागत की व्याख्या कीजिए। तो कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। यदि उत्पादन बढ़ाया जाता है तो यह लागत बढ़ जाती है, यदि उत्पादन शून्य होता है तो यह लागत भी शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए कच्चे माल का खर्च, अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी, बिजली का बिल आदि। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से है। जब उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बदला जाता है तो उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, पैमाने के वृद्धिमान बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान स्थिर प्रतिफल, पैमाने के ह्रासमान घटते प्रतिफल। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं। उत्पादन के साथ अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन एमपी कहते हैं। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, मांग फलन से आप क्या समझते हैं। मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उससे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें आदि के बीच के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर को समझाइए। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने हेतु दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करने को तैयार रहता है। ठीक है। चित्र का विवरण, तटस्थता वक्र नीचे की ओर झुकता हुआ होता है क्योंकि एमआरएस निरंतर घटती जाती है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, गुणक की परिभाषा दीजिए। गुणक तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी में क्या संबंध है। परिभाषा है, निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है संबंध, गुणक के और एमपीसी के बीच सीधा धनात्मक संबंध होता है। एमपीसी का मान जितना अधिक होगा गुणक का मान भी उतना ही अधिक होगा। इसके बाद है 22 नंबर, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि प्राय 1 वर्ष में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच हुए सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित विवरण है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, वित्तीय अंतरण और परिसंपत्तियों का लेन देन शामिल होता है। यह देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद 23 नंबर है, पूर्ण प्रतियोगिता का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता अर्थशास्त्र में बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां किसी वस्तु के बहुत अधिक खरीदार, क्रेता और बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। इस बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएं पूरी तरह से एक समान होती हैं, जिसके कारण कोई भी एक अकेला विक्रेता या खरीदार बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद है 24 नंबर, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को समझाइए। चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं। केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई किसी देश की बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष संस्थान होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है नोट निर्गमन, देश में मुद्रा जारी करने का एक अधिकार, सरकार का बैंकर, सरकार के लिए जमा स्वीकार करना और वित्तीय परामर्श देना, बैंकों का बैंक, व्यापारिक बैंकों के नगद सुरक्षित कोष में का रख रखाव और संकट में ऋण देना, साख नियंत्रण, मुद्रास्फीति और मंदी को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, विदेशी मुद्रा का संरक्षक, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो मांग की मूल्य लोच को परिभाषित कीजिए, मांग की लोच की गणना कीजिए, अथवा पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए जब वह केवल हानि अर्जित करती है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या चित्र की सहायता से कीजिए। इसके बाद 27 नंबर है, जो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के निर्धारण की व्याख्या कीजिए, अथवा सरकारी घाटे के विभिन्न संकल्पनाओं को समझाइए।